brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी। ये सितंबर 1996 की बात है। काबुल की गद्दी पर तालिबान को काबिज हुए 1 महीना बीत चुका था। तालिबान की सरकार को तब सिर्फ 3 देशों का समर्थन मिला था, पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। जिस सरकार को बाकी दुनिया की मान्यता मिली हुई थी, उसके रक्षा मंत्री अहमद शाह मसूद अपने गुरिल्ला लड़ाकों के साथ अपने मुल्क में भागे भागे फिर रहे थे। उसी समय अमेरिका की दिलचस्पी फिर से अफगानिस्तान में जागी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को पता चला कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में ही अपना अड्डा जमा रहा है। उसे तालिबान का संरक्षण मिला हुआ था। एक समय तक लादेन और अमेरिका एक ही मकसद के लिए लड़ रहे थे और वो मकसद था अफगानिस्तान से सोवियत संघ की वापसी। सोवियत संघ तो हार कर निकल गया, लेकिन लादेन और अमेरिका एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए थे। उनका पहले चल ही रहा था। लादेन की सरपरस्ती में चलने वाले गुट अल-कायदा का नाम अमेरिकी नागरिकों की हत्या में लगातार सामने आ रहा था और इसीलिए CIA लादेन का पीछा करने लगी थी। 27 अगस्त 1996 को नजीबुल्लाह की हत्या करने के बाद तालिबान सत्ता में आया। तालिबान और अल-कायदा एक दूसरे के लंगोटिया यार थे। अमेरिका को डर था कि ये कॉम्बिनेशन उनके लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे में उन्होंने अफगानिस्तान में एक सहयोगी की तलाश शुरू की और इसी के मद्देनज़र सितंबर 1996 में गैरी श्रोन नाम के एक CIA अधिकारी अहमद शाह मसूद से मिलने पहुंचे। श्रोन इस्लामाबाद स्थित एक CIA स्टेशन के मुखिया थे। उन्हें अफगानिस्तान की स्थिति पर नज़र रखने के लिए कहा गया था। गुपचुप तरीके से अफगानिस्तान में दाखिल होने के बाद उन्हें अहमद शाह मसूद के पास ले जाया गया। मसूद उस समय तालिबान को टक्कर देने के लिए नॉर्दर्न अलायंस का गठन कर रहे थे। उन्हें मदद की दरकार थी। अमेरिका को मसूद में अपना पार्टनर नजर आया और वो उन्हें मदद देने के लिए तैयार था भी, लेकिन अलग रास्ते से। अमेरिका को कुछ वापस चाहिए था, बदले में वो मसूद को पैसे की मदद करने को तैयार था। इस मुलाकात के दौरान गैरी श्रोन ने एक कागज़ पर कुछ लिखा और मसूद की तरफ बढ़ाया। मसूद ने उसे गौर से पढ़ा और कलम से कुछ लिखकर श्रोन को वापस लौटाया। कागज़ पर एक संख्या लिखी थी, 8। इस संख्या का मतलब क्या था? अहमद शाह मसूद को सोवियत अफगान वॉर के दौरान केवल 8 स्टिंगर मिसाइलें मिली थीं। स्टिंगर मिसाइलें कंधे पर रखकर चलाई जाती हैं, किसी एयरक्राफ्ट की तरफ, हल्की होती हैं। इन्हें आसानी से एक से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। साथ ही इनका निशाना सटीक था। CIA ने मुजाहिदीनों को कम से कम 3000 स्टिंगर मिसाइलों की सप्लाई की थी। मुजाहिदीनों ने इनकी मदद से कम 270 सोवियत हेलीकॉप्टर्स को उड़ा दिया था। कहते हैं कि इन मिसाइलों ने युद्ध की दशा और दिशा बदल कर रख दी और अंततः सोवियत संघ को अफगानिस्तान से लौटना पड़ा। मसूद सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई के दौरान सबसे अहम मुजाहिदीनों में गिने जाते थे। इसके बावजूद उन्हें इतनी कम संख्या में मदद मिली थी। इसने CIA को चौंकाया जरूर, लेकिन ये पूरी तरह से अकल्पनीय नहीं था। दरअसल होता यह था कि CIA किसी भी तरह की मदद सीधे मुजाहिदीनों तक नहीं पहुंचाती थी। मदद पहले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के पास आती थी, उसके बाद ISI लिस्ट के हिसाब से मुजाहिदीनों के बीच इसका बंटवारा करती थी, हथियार भी, पैसे भी। ISI और अहमद शाह मसूद की आपस में पटती नहीं थी, इसलिए उन्होंने गिनती के हथियार उन्हें दिए। श्रोन को अंदाजा हो चुका था कि अब उन मिसाइलों की वापसी बहुत मुश्किल है और एक दिन ये पलटकर अमेरिका पर ही भारी पड़ सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि CIA बांटे हुए हथियारों की तलाश क्यों कर रही थी? अफगानिस्तान से सोवियत संघ के निकलने के बाद अमेरिका ने मुजाहिदीनों को दी जा रही मदद बंद की, लेकिन मिसाइलें वहीं छूट गई। अमेरिका को शंका हुई कि इन हथियारों को कहीं और उसके हितों के खिलाफ इस्तेमाल में तो नहीं लाया जाएगा। इससे बचने के लिए एक खुफिया प्रोग्राम शुरू किया गया, स्टिंगर मिसाइलों को मुजाहिदीनों से खरीदने का प्रोग्राम। सोचिए, एक समय का उदार दानदाता अपने ही दिए दान को मनचाही कीमत देकर वापस खरीद रहा था। खैर, मिशन बहुत हद तक असफल रहा। उसने मसूद को अपने साथ मिलाया ताकि वो मिसाइलों की खरीद में मदद कर सकें। इस प्रोग्राम के लिए लगभग 5 अरब रुपए खर्च भी किए गए। इसके बावजूद सैकड़ों की संख्या में स्टिंगर मिसाइलें मुजाहिदीनों के पास ही बची रह गई। इनमें से कुछ तालिबान के पास भी थी। अफगानिस्तान में एक मशहूर कहावत चलती है कि वहाँ लड़ाई के बाद हथियारों को हटाया नहीं जाता, बल्कि उसे स्टोर रूम में रख दिया जाता है ताकि अगली लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सके। स्टिंगर मिसाइलों के साथ भी यही हुआ। 9/11 के हमलों के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तब तालिबान ने इन्हीं मिसाइल्स को झाड़ पोंछ कर बाहर निकाला और उनका इस्तेमाल अमेरिकी सैनिकों पर ही किया। अफगानिस्तान में अमेरिकी कैंपेन का ये 20वां साल है जब हम बात कर रहे हैं 2021। अभी ताज़ा हालात क्या है?
30 अगस्त 2021 को आखिरी अमेरिकी सैनिक ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। इस तरह अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा युद्ध खत्म हुआ। जिस तालिबान के खात्मे के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में सैन्य अभियान शुरू किया था, वहां से उसे मुंह छिपाकर लौटना पड़ा। साम्राज्यों के कब्रिस्तान अफगानिस्तान ने एक और साम्राज्य की कुर्बानी ले ली है। अफगानिस्तान वॉर के इस नतीजे से कई पुरानी कहानियां पुनः साकार हुई हैं। इनमें से एक है अमेरिकी हथियारों का अफगानिस्तान में विलीन हो जाना। जिस तरह सोवियत अफगान युद्ध के बाद स्टिंगर मिसाइलें गुम हो गई थीं, उसी तरह इस बार भी अमेरिकी हथियारों का बड़ा जखीरा अफगानिस्तान में जमा हो गया है। इस बार तो एक पूरी देश की फौज के लायक साजो सामान तालिबान के कब्जे में आया है। इनमें से बड़ी संख्या में अल्ट्रा मॉडर्न मिलिट्री हार्डवेयर है, सैनिक गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। तालिबान इस साजो सामान के साथ क्या करेगा और पड़ोसी देशों पर इसका क्या असर पड़ सकता है, आइए इसकी बात करें। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ने का ऐलान किया, तभी से तालिबान के आने की सुगबुगाहट काफ़ी तेज़ हो गई थी। तालिबान और अमेरिका ने समझौता कर लिया था कि वो एक दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे। इसका मतलब ये निकाला गया कि अमेरिका के जाने के बाद सुरक्षा की जिम्मेदारी अफगान सेना की होगी। अमेरिका का अफगानिस्तान से जाना तय था, लेकिन उनके जाने के बाद विकृत रूप में ही सही पर लोकतंत्र कायम रहे, इसके लिए सशक्त सेना की दरकार थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान नेशनल आर्मी ANA को ट्रेन करने और उन्हें ज़रूरी साजो सामान देने का प्लान बनाया। सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार 2003 से 2016 के बीच अमेरिका ने अफगान सेना को लगभग 3.5 लाख राइफल्स, 64,000 मशीन गन्स, 25,000 से अधिक ग्रेनेड लॉन्चर्स और 22,000 से अधिक हमवी, एक प्रकार की गाड़ी होती है जिसका इस्तेमाल सेना करती है, ये सब कुछ दिया। इसके बाद भी जब जब ज़रूरत पड़ी, अमेरिका ने पुराने सामानों को, हथियारों को बदलकर अपडेट भी किया। जब तालिबान ने अफगानिस्तान के प्रांतों पर कब्जे के लिए अभियान शुरू किया, ये सारी मदद गौण साबित हुई। अफगान सेना तमाम ट्रेनिंग और अत्याधुनिक हथियारों के बावजूद तालिबान का मुकाबला करने में नाकाम रही। सेना ने आसानी से घुटने टेक दिए और इसके बाद हथियारों का ये पूरा स्टॉक तालिबान के कब्जे में आ गया। अफगानिस्तान एयरफोर्स के पास कुल 167 एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर्स भी, फिक्स विंग भी। इस बेड़े में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से लेकर C-130 हरक्यूलिस विमानों का स्टॉक है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें से बड़ा हिस्सा तालिबान के हाथ लग चुका है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जिनमें तालिबानी लड़ाकों को इन एयरक्राफ्ट के साथ में देखा जा सकता है। इन सब के अलावा अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर भी बहुत सारा साजो सामान छोड़ा है। 30 अगस्त को अंतिम अमेरिकी सैनिक के निकलते वक्त काबुल एयरपोर्ट पर 73 एयरक्राफ्ट, काउंटर रॉकेट्स, आर्टिलरी, टैक्टिकल वाहनों के साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी छूटे। इन्हीं मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ने एयरपोर्ट की तरफ दागे गए ISKP के रॉकेट्स को बेकार भी किया था, वरना काबुल एयरपोर्ट पर और भी कई हमले हो सकते थे, वो और कई मौतों का गवाह बन सकता था। यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल केनेथ F. मैकेंजी जूनियर ने ये जानकारी मीडिया को दी है। मैकेंजी ने कहा कि इन हथियारों को वापस लाने के बजाय सैनिकों को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि इन सामानों का सैनिक इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। मतलब ये कि जिस काम के लिए इन्हें बनाया गया था, अब वे इस लायक नहीं बचे हैं, सैनिक इस्तेमाल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हेलीकॉप्टर पड़ा रह गया है, लेकिन उसके अंदर के सिस्टम्स हटा लिए गए हैं या बर्बाद कर दिए गए हैं, या फिर कारतूसों में जो पीछे छूट गए होंगे उनमें विस्फोट कर दिया गया, उन्हें दाग दिया गया भट्टे में जला के, ताकि उन्हें कोई और इस्तेमाल न कर सके। ये मैकेंजी का दावा है। अब आते हैं इस सवाल पर कि इस लूट से बाकी दुनिया को क्या खतरा है। जो भी हथियार तालिबान के हाथ लगे हैं वे सभी अत्याधुनिक हैं उस रीजन के हिसाब से। अगर कोई देश इन्हें खरीदना चाहे तो उसे बाकायदा डील करनी होती है, नियम कायदे तय करने होते हैं। इस खरीद में अपने बजट का अच्छा खासा हिस्सा भी लगाना पड़ता है, लेकिन तालिबान को ये सब घर बैठे मिला है, उसकी कोई जवाबदेही भी नहीं है। तालिबान जैसे चाहे इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। वो चाहे तो इसे दुनिया भर के आतंकी गुटों के बीच बांट सकता है, या फिर ये हथियार अफगानिस्तान में ही मौजूद किसी दूसरे आतंकी गुट के हाथ लग सकते हैं, जैसे कि इस समय इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस ISKP का तांडव बढ़ा हुआ है। आप बस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब धार्मिक कट्टरता में अंधे हो चुके आतंकियों के हाथ में हथियार पहुंचेंगे तो क्या कुछ हो सकता है। ये तो हुई बंदूकों, गाड़ियों और ग्रेनेड लॉन्चर्स की बात। जहां तक एयरक्राफ्ट का सवाल है, वहां खतरा थोड़ा कम नजर आता है। जानकारों का कहना है कि एयरक्राफ्ट पर कब्जा करना आसान है, लेकिन उसे ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल होगा तालिबान के लिए। एयरक्राफ्ट को चलायमान बनाए रखने के लिए आपको रेगुलर रिपेयर्स करने होते हैं, स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको चाहिए ट्रेन टेक्नीशियंस। अफगान एयरफोर्स के रखरखाव का जिम्मा अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स के पास था, ठेकेदारों के पास। काबुल पर कब्जे के बाद वो लोग देश छोड़कर जा चुके हैं।
विशेष एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित पायलट भी चाहिए। जैसे अगर ब्लैक हॉक आपके पास है तो आपको ब्लैक हॉक का पायलट चाहिए। तालिबान के आने के बाद उनमें से कई इन एक्सपर्ट पायलट्स में जो ANA के पास थे या तो देश छोड़कर भाग चुके हैं या उन्होंने काम छोड़ दिया है। ये संभव है कि तालिबान उनसे ज़बरदस्ती धमकी देकर या लालच देकर काम करवा ले, लेकिन ऐसा कब तक चल सकेगा ये देखने वाली बात होगी। तो क्या इस तरफ ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी? जानकारों का दावा है कि ऐसा करना बड़ी भूल हो सकती है। क्यों? तालिबान की वापसी के साथ ही उसके 3 बड़े सहयोगी उभर कर सामने आए हैं, पाकिस्तान, चीन और रूस। आशंका जताई जा रही है कि चीन या रूस रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए US मशीनरी की जटिलताओं को डिकोड कर सकते हैं। पाकिस्तान हमेशा से तालिबान का सहयोगी रहा है। अगर एयरक्राफ्ट या बाकी दूसरे सामानों के स्पेयर पार्ट्स तालिबान को नहीं मिले तो वो अपने नाम से खरीद के स्मगल कर सकता है। ये थ्योरी है कम से कम अभी। इसके अलावा रखरखाव और ट्रेनिंग के लिए तालिबान के सहयोगी देश आगे आ सकते हैं। इसलिए ये दावा करना कि तालिबान इन साजो सामान का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, बड़ी जल्दबाजी होगी। ये तो हुई सैन्य साजो सामान की बात। अब आते हैं पीछे छूट गए लोगों पर। 30 अगस्त को अंतिम अमेरिकी सैनिक के निकलते ही एयरलिफ्ट कैंपेन बंद हो गया। 14 अगस्त के बाद से काबुल स्थित हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस कैंपेन का केंद्र था। 3000 से अधिक अमेरिकी सैनिक एयरपोर्ट को सुरक्षा दे रहे थे। उन्हीं की निगरानी में अफगानिस्तान छोड़ने के इच्छुक लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। अमेरिका के निकलते ही तालिबानियों ने काबुल एयरपोर्ट पर हवाई फायरिंग शुरू कर दी। ये फायरिंग अमेरिकी सैनिकों की वापसी की खुशी में की गई थी। तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान अब एक आज़ाद और संप्रभु देश है। लेकिन हम जानते हैं कि ये आज़ादी और ये कथित संप्रभुता आम जनता के लिए बेइंतहा शर्तों के साथ आई है, जो तालिबान की मर्जी के अनुसार बदलती रहेगी। इसी खौफ के चलते लाखों लोग देश छोड़कर भागने की फिराक में थे। उनमें से कई सफल हुए, जबकि कईयों का भविष्य अब भी अधर में लटका हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने 1,20,000 से अधिक लोगों को बाहर निकालने में मदद कर दी है। इसके बावजूद ये कैंपेन अधूरा है। अभी भी अफगानिस्तान में हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्हें तत्काल मदद की दरकार है। इनमें से कई ऐसे भी हैं जिन्होंने तालिबान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका और नाटो की काफ़ी मदद की है। इन लोगों के साथ क्या होगा, इस पर बात करते हैं। अंतिम अमेरिकी सैनिक के काबुल छोड़ने के बाद पेंटागन के प्रवक्ता जॉन कर्बी और US सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल मैकेंजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जनरल मैकेंजी ने यह दावा किया कि अमेरिका की सरकार पीछे छूट गए लोगों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास करती रहेगी। अमेरिका के विदेश मंत्री हैं एंथनी ब्लिंकन। उनका बयान आया है कि एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। ब्लिंकन ने कहा है कि US पासपोर्ट धारक अफगान नागरिकों को बाहर निकालने के लिए अमेरिका काम करता रहेगा। अमेरिका ने काबुल में अपना दूतावास भी बंद कर दिया है। उसके दफ्तर को कतर की राजधानी दोहा में शिफ्ट किया गया है। अभी तक के अपडेट्स यही हैं। जो पीछे छूट गए हैं उनके साथ अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। एक अफगान जिसके पास ब्रिटेन जाने की परमिशन है, उसे अपनी कहानी BBC को बताई। ब्रिटेन ने पिछले हफ्ते ही अपना एयरलिफ्ट कैंपेन बंद कर दिया था। भीड़ के चलते इस व्यक्ति का नंबर नहीं आ पाया और वो बाहर निकलने में नाकाम रहा। इसने बताया कि पिछले 2 हफ्ते में कम से कम 15 बार उसे अपना ठिकाना बदलना पड़ा है, वो भी परिवार के साथ। जब भी दरवाजे पर दस्तक होती है तो लगता है कि तालिबान आ गया, तालिबान मुझे खोज रहा है, अगर मुझे नहीं निकाला गया तो मेरी हत्या निश्चित है। ये कहानी इकलौती नहीं है। NGO, मानवाधिकार संस्थाओं, नाटो फोर्सेस के साथ काम करने वाले इंटरप्रेटर्स समेत कई और लोग भी तालिबान के रहमो करम पर हैं। तालिबान के पास ऐसे लोगों की पूरी लिस्ट है। अमेरिका ने इस उम्मीद के साथ ये लिस्ट तालिबान के साथ शेयर की थी कि सेफ पासेज में मदद मिलेगी, लेकिन तालिबान इसका गलत फ़ायदा उठा रहा है। हम वीडियोस भी देख रहे हैं, जा जाके लोगों के घरों के बाहर नॉक किया जा रहा है लिटरली। तालिबान ने वादा किया था कि बाहर निकलने के हकदार लोगों को बिना किसी बाधा के निकलने दिया जाएगा। तालिबान ने ये भी कहा था कि किसी के दरवाजे पर जाकर नहीं पूछा जाएगा कि वो किसके लिए काम करते हैं या थे। लेकिन उसकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है और ये साफ साफ देखने को भी हमें मिल रहा है। अमेरिकी सैनिकों के निकलते ही अफगानिस्तान पर तालिबान का एकाधिकार हो चुका है। किसे मारा जाए या किसे छोड़ा जाए, ये पूरी तरह अब उसकी नीयत पर निर्भर है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी इंडोनेशिया से है। अक्टूबर 2002 में बाली के 2 नाइट क्लब्स में आत्मघाती बम विस्फोट हुआ था। अगले बरस अगस्त में राजधानी जकार्ता के मैरियट होटल में भी ऐसा ही हमला हुआ था। दोनों घटनाओं में 200 से अधिक लोगों की जान गई थी। इन हमलों की जिम्मेदारी ली थी जमाह इस्लामिया नामक गुट ने। ये गुट ओसामा बिन लादेन के अलकायदा से जुड़ा हुआ था। उस समय जमाह इस्लामिया का सरगना एनसेफ नूर जमा उर्फ हम्बाली था। लादेन का करीबी था। नूर जमा को 2003 में थाईलैंड में US और थाई सैनिकों के जॉइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया था। सबसे पहले CIA ने उसे किसी अनजान जगह पर ले जाकर पूछताछ की। अरेस्ट करके 3 साल बाद उसे
ग्वांतानामो बे की कुख्यात जेल में ले जाया गया। तब से उसके ऊपर कोई अदालती कार्रवाई नहीं हुई थी। 30 अगस्त 2021 को नूरजमा और उसके 2 मलेशियाई सहयोगियों को पहली बार अदालत में पेश किया गया। गिरफ्तार किए जाने के लगभग 18 बरस बाद ये लोग अदालत तक पहुंचे। इन तीनों के ऊपर वॉर क्राइम्स, हत्या, आतंकवाद और आतंक फैलाने की साजिश रचने के आरोप हैं। बाइडेन प्रशासन ग्वांतानामो की जेल पर ताला लगाने की कोशिश में जुटा है। यह मुकदमा इसी अभियान का हिस्सा है। ग्वांतानामो में फिलहाल 39 कैदी बंद हैं। एक समय पर इस जेल में तकरीबन 800 कैदियों को रखा गया था। दूसरी सुर्खी कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है। साउथ अफ्रीका में वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगा लिया है। इस वेरिएंट को फिलहाल C12 नाम दिया गया है। ये वेरिएंट लगभग बाकियों की तुलना में 2 गुनी रफ्तार से म्यूटेट हो रहा है। वैज्ञानिक ये मालूम करने में जुटे हैं कि ये पुराने वेरिएंट्स की तुलना में कितना अधिक संक्रामक है और कोरोना की वैक्सीन इस पर कितनी कारगर है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने यूरोप के देशों में कोरोना के नए मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। WHO ने आगाह किया है कि यूरोप में दिसंबर तक कोरोना 2,36,000 लोगों की जान ले सकता है। वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार और डेल्टा वेरिएंट के प्रसार से मामला और बिगड़ सकता है। इसका सबसे अधिक असर पड़ेगा गरीब देशों पर। अफ्रीका और यूरोप के बाद अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। 31 अगस्त को राजधानी कैनबरा में कोरोना संक्रमण के 13 नए मामले दर्ज किए गए। इसके बाद राजधानी में लॉकडाउन को 17 सितंबर के लिए बढ़ा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के 2 अन्य प्रांत न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया पिछले कई हफ्तों से लॉकडाउन में हैं। जिस तरह से नए संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, जल्द ही वहां भी लॉकडाउन की तारीख बढ़ाई जा सकती है। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी श्रीलंका से है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश भर में फूड इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया है। दरअसल श्रीलंका बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। प्राइवेट बैंक्स के पास फॉरेन एक्सचेंज की भारी कमी हो गई है, जिसके चलते खाद्यान्न के आयात के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। आपातकाल का ऐलान इसीलिए किया गया है ताकि जरूरी खाद्य पदार्थों की जमाखोरी रोकी जा सके। अब अधिकारियों को जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का लाइसेंस मिल गया है। साथ ही सरकार जरूरी सामानों का दाम नियंत्रित कर सकती है। सरकार के ऐलान के तुरंत बाद चावल, चीनी, आलू और प्याज जैसी चीज़ों के दाम अचानक से बढ़ गए। श्रीलंका में इस वक्त कोरोना कर्फ्यू चल रहा है। इसके बावजूद दुकानों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जल्दी ही देश में पेट्रोल और डीजल की खरीद का कोटा निर्धारित किया जा सकता है। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री ने अपील की है कि लोग ईंधन का बचा कर इस्तेमाल करें ताकि उस पैसे से भोजन और दवाओं का आयात किया जा सके। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। उदार बनिए, जिम्मेदार बनिए। कल फिर मुलाकात होगी आपसे और तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।